स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल बता देता हूँ। जैसे कि आपने मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, बहुत सारी डेफिनेशन हमने देख ली और उनके फॉर्मूले देख लिए हैं। तो एक आधे न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूँ जो फॉर्मूला बेस्ड है, वैसे बहुत ही सिंपल है, आप करते चले जाएंगे सारे के सारे। तो सबसे पहले मान लीजिए ऐसा कुछ स्टेप से आपको क्वेश्चन दिया गया है, 4 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 200 ml ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल दिया गया। तो सबसे पहली बात हमको फाइंड करना है मोलिलिटी। तो यहाँ पर आप शुरुआत करेंगे आंसर से इसके। ये आपका आंसर है हमारे पास में। इसमें आप लिखेंगे वी नो दैट फ्रॉम मोलिलिटी। देखिए, वी नो दैट फ्रॉम मोलिलिटी, जैसे कि मोलिलिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, m इज इक्वल्स टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है फर्स्ट। अब सबसे पहली बात तो हमको क्या दिया गया है वो हम देख लेते हैं और क्या फाइंड करना है। ऐसे ही फॉर्मूले में आप कभी बात करें तो नॉर्मेलिटी का पूछे तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मेलिटी के पूछेंगे तो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, मोलिलिटी की अगर बात करेंगे तो मोलिलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। सभी फॉर्मूले अप्रोक्स सेम है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। तो इसी स्टेप से, इसी टाइप से आपको कोई सा भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इसको ध्यान से देखिए, गिवन आपको क्या दिया है। देखिए, जो भी आपको यहाँ पर दिया रहेगा स्मॉल अमाउंट में, लेस अमाउंट में, वो हमेशा रहेगा WB। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। जैसे हमको दिया है वेट ऑफ सॉल्यूट WB इज इक्वल्स टू, हमको दिया है 4 ग्राम। उसके बाद में दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V इज इक्वल्स टू, हमको दिया है 200 ml। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, तो देखिए MB NaOH का अगर हम मास फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास में आएगा 40 ग्राम। कितना आएगा? 40 ग्राम NaOH की अगर हम बात करें। देखिए सिंपल है, उसका मास निकालेंगे तो NaOH 1 इंटू Na का होता है 23 मास, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास 1 है और ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस 1 इंटू हाइड्रोजन का 1, तो 23 प्लस 16 प्लस 1, ये हमारे पास में आ गया 14। ये आपको स्टेप से फाइंड करना है, किसी का भी आपको मास फाइंड करना हो। एटॉमिक मास लर्न होना चाहिए तो ही हमको मोलिकुलर मास निकालते आएगा। तो किसका एटॉमिक मास कितना होता है, जब आप नोट्स की PDF देखेंगे उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मोलरिटी की। तो मोलरिटी हमको क्या करना है, m इज इक्वल्स टू, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ऐसे मान लीजिए कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, तो यहाँ पर आपका 1-2 नंबर पक्का हो जाता है ये स्टेप है रखने की। आपसे चाहे नॉर्मेलिटी के बारे में बात करें, फॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए कहा जाए, मोलिलिटी फाइंड करने के लिए कहा जाए, जो सबसे कम रहेगा वो हमारा रहेगा सोल्यूट, वो आपको दिया रहेगा। उसके बाद बात करते हैं V की, जो ml में रहेगा वो वॉल्यूम रहेगा। और आपको मास की अगर हम बात करेंगे MB EB की, जो MB रहेगा मोलिकुलर मास या इक्विवेलेंट मास नॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग, तो MB आपको अगर हमारी किस्मत बहुत ही बढ़िया है तो ब्रैकेट में कभी कभी दिया हुआ रह सकता है कि ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हैं कि मास ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू 40 ग्राम, और नहीं तो स्टेप से आप फाइंड करके लीजिए। और फाइंड करके आपको वहाँ डायरेक्टली रखना है, यहाँ हमको फाइंड करके नहीं बताना है मोलिलिटी। ये इतना हो गया हमारे पास सेट। बस अब बहुत ही सिंपल है, आप इक्वेशन में रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए m इज इक्वल्स टू WB हमको दिया है 4 ग्राम इंटू 1000 अपॉन MB हमको दिया है 40 इंटू 200। 3 0 से ये 3 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो m इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 8, m इज इक्वल्स टू 1/2, या फिर हो सकता है 0.5 m। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप नॉर्मेलिटी भी फाइंड कर सकते हैं,
इसके बाद में मोलेलिटी भी फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हैं। देखिए फॉर्मेलिटी में भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, जो मोलेलिटी का न्यूमेरिकल आता है सेम है सेम उसी में फॉर्मेलिटी का न्यूमेरिकल भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लिखते हैं एफ। एफ का मतलब होता है फॉर्मूले का मास। किसका मास? फॉर्मूले का। और फॉर्मूले का मास आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर दिया है आपको 40 ग्राम। जो भी सॉल्यूट लिया जाता है उसका मोलिकुलर मास यहाँ पर रखते हैं। तो मोलेरिटी एंड फॉर्मेलिटी इन दोनों के जो न्यूमेरिकल हैं वो अप्रोक्स हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी न्यूमेरिकल में अगर हमको नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए आए तो आंसर पूरा का पूरा सेम रहेगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी में हमको एक चीज़ और ध्यान रखना है, इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास मतलब जितनी वैलेंसी होती है उससे, उस वैलेंसी से हम उसके मास को अगर डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारे पास निकलेगा वो इक्विवेलेंट मास रहेगा। इसके लिए एक चार्ट आता है, इंडेक्स आता है, जो आपको याद रखना है। जैसे मैं नॉर्मेलिटी का आपको बता देता हूँ, एक देख लेते हैं हम उसको। देखिए इधर ये मान लीजिए इसे आपको दिया है 2 ग्राम H2SO4 dissolve in 100 ml of water. Then calculate normality of solution. स्टूडेंट्स मैं एक बार उस चीज़ को वापस दोहरा रहा हूँ कि फॉर्मेलिटी और मोलेरिटी इन दोनों के न्यूमेरिकल सेम रहेंगे, चेंज केवल फॉर्मूले में है। जहाँ पर एम बी है उसके प्लेस पे एफ एम आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन नॉर्मेलिटी में कुछ जो आंसर हैं वो मोलेरिटी के जैसे रहेंगे, और अगर चेंज होता है तो वो कहाँ पर और कैसे होगा उसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हमको फाइंड करना है नॉर्मेलिटी। तो सबसे पहले वही बात करते हैं हम, वी नो दैट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो वी नो दैट फ्रॉम नॉर्मेलिटी, और इसको शो करते हैं एन इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन ई बी इंटू वी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब गिवन सबसे पहले हमको क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो सबसे कम रहेगा वो आपका डब्ल्यू बी रहेगा। वेट ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 2 ग्राम आपको दिया हुआ है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है हमारे पास में 100 ml। उसके बाद में इक्विवेलेंट मास, EB इज इक्वल टू, देखिए H2SO4 का अगर आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं 2 × 1 प्लस 1 × सल्फर का होता है 32 प्लस 4 × ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू ये होगा 98। तो स्टूडेंट्स ये जो 98 निकला है ये इसका है मॉलिक्यूलर मास, मतलब MB है, EB नहीं है। तो EB अगर इसका फाइंड करना हो, मैं आपको एक छोटा सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो जैसे H2SO4 का इक्विवेलेंट मास की हम बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर मास है 98 अपॉन इसकी वैलेंसी आ जाएगी 2। देखिए यहाँ पर सल्फर पर, हाइड्रोजन पर एक चार्ज और SO4 पर कितना रहता है 2, तो टोटल 2 प्लस भी है 2 माइनस भी, मतलब कितने से डिवाइड होगा 2 से, तो ये हमारे पास में आएगा 49। तो यहाँ पर हमको क्या रखना है 49, और नॉर्मेलिटी N इज इक्वल टू, ये हमको क्या करना है फाइंड करना है। क्लियर है? ये चेंज है नॉर्मेलिटी या मोलेलिटी की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा वैलेंसी का आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर NaOH दिया रहता तो स्टूडेंट्स NaOH की अगर हम बात करते हैं
तो Na पर एक प्लस रहता है, OH पर एक माइनस, तो इसके लिए 40/1। तो इसका नॉर्मेलिटी में अगर इसका न्यूमेरिकल आता है तो जो इसका मॉलिक्यूलर मास है वो का वो इसका इक्विवेलेंट मास रहेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, बॉक्स को आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये आपको समझाने के लिए शो किया है, बाकी तो आपका न्यूमेरिकल है यहाँ पर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू रख दीजिए, n इज इक्वल्स टू 2 × 1000 अपॉन 49 × 100, n इज इक्वल्स टू, ये 20 से 20 कैंसिल, हमारे पास में हो जाएगा 20/49, n इज इक्वल्स टू। अब देखिए आगे, एक तो किसी को अगर डिवाइड करते नहीं आए, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। आगे हम बात करते डिवाइड की, 49 बड़ी संख्या है और 20 छोटी संख्या है, तो जब भी किसी भी छोटी संख्या को, स्मॉल नंबर को अगर हम लार्ज नंबर से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पॉइंट। क्या लगाएंगे हम, पॉइंट। जीरो पॉइंट, मतलब ऐसा मान के चलिए यहाँ हमने पॉइंट लगाया तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब अगर 200 को 49 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 50 मान लीजिए, तो ये 4 टाइम डिवाइड होगा। कितने टाइम डिवाइड होगा, 4 टाइम। तो ये हमारा आंसर होगा n इज इक्वल्स टू 0.4, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में अगर कोई सा भी आपको जो कंपाउंड यहाँ पर दिया है जो डिजोल्व हो रहा है, उसका इक्विवेलेंट मास आप इस स्टेप से निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी, प्लस माइनस चार्ज आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है ये। अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जैसे आपको दिया है 4 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम of H2SO, H2O, then calculate mole fraction of solute and solvent। ये आपको स्टूडेंट्स दिया है, हमको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमको दिया क्या है वो हम पहले तो देख लेते हैं, या तो पहले आप चाहें तो फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का। देखिए आंसर we know that नंबर 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और इसका फॉर्मूला हम पुट कर देंगे XB इज इक्वल्स टू NB अपॉन Na प्लस NB, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे कैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब XA इज इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस NB। जैसा कि आप जानते हैं ये हम स्टडी कर चुके हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हमको दिया क्या है वो पहले हम देख लेते हैं। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब WB इज इक्वल्स टू कितना दिया है 4 ग्राम। ऐसे कैसे वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब WA इज इक्वल्स टू हमको कितना दिया है 90 ग्राम। अब जैसे वेट है ऐसे कैसे हमको क्या फाइंड करना है मास ऑफ
सोल्यूट मास माने कि एम बी इज इक्वल टू कितना होता है NaOH का 40 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारे पास में है वाटर, Ma इज इक्वल टू कितना होगा 18 ग्राम वाटर का, कितना होता है 18। ये हमारे पास में है इनके जो आपको न्यूमेरिकल में दिए गए हैं। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो WB है वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, ये आपको दिए रहेंगे। मास अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो ही हमको ब्रैकेट में लिखे हुए मिलेंगे, या तो फिर उनके फॉर्मूले देख के हमको फाइंड करना रहता है। अब इसके आगे की हम बात करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, NB इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB। तो NB इज इक्वल्स टू WB हमारे पास में कितना दिया हुआ है देखिए आप 4 ग्राम, और MB कितना दिया है 40 ग्राम, तो 4 अपॉन 40। अब डिवाइड जाएगा नहीं तो हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 40 अपॉन 40 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.1। ये हमारे पास में आ गया है NB। क्या आ गया हमारे पास में NB आया हुआ है। अब ऐसे कैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मतलब Na इज इक्वल्स टू WA अपॉन MA इज इक्वल्स टू, WA हमको दिया है 90 और ये है हमारे पास में 80, तो ये इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना हो जाएगा 5 ग्राम। तो देखिए अब हमारे पास में Na भी आ गया है और NB भी आ चुका है, दोनों की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। अब इन दोनों की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में और सेकंड में, तब जाके हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट फाइंड हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए XB इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला हमारे पास में NB अपॉन Na प्लस NB, ये फॉर्मूला है। तो XB इज इक्वल्स टू सोल्यूट के लिए हम देख रहे हैं NB हमारे पास में कितना निकला है 0.1, और हमारे पास में Na प्लस NB मतलब 5 प्लस 0.1, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 0.1 अपॉन 5.1। पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1 पॉइंट हमारे पास में हो जाएगा 51। कितना हो जाएगा 51, पॉइंट से पॉइंट हटेगा। अब ये डिवाइड नहीं जाएगा तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे, फिर भी डिवाइड नहीं जाएगा तो फिर 0, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0। ये अब जाएगा हमारे पास में 1 टाइम और फिर अप्रोक्स जाएगा हमारे पास में ये 9 टाइम। जीरो पॉइंट है ना 19, ये हमारे पास अप्रोक्स इसका आंसर आएगा 0.19। तो ये हमारे पास X भी निकला है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब ऐसे कैसे अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन सेकंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, चलिए XA इज इक्वल्स टू Na की वैल्यू हमारे पास में है कितनी है 5 अपॉन 5 प्लस 0.1, तो ये हमारे पास में जाएगा 5 अपॉन 5.1। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लग जाएगा 0 और नीचे हमारे पास क्या रहेगा 51। अब भी डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 500। कितना हो जाएगा 500 हमारे पास। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे इससे तो अप्रॉक्स ये जाएगा 9 टाइम। कितने टाइम जाएगा 0.9, कितना हो जाएगा 0.9। तो ये हमारे पास में आ गया है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ये हमारा निकला XB इज इक्वल्स टू 0.19। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये हमारे पास निकला 0.9। अब अगर आपसे सॉल्यूशन का पूछे तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन X इज इक्वल्स टू XA प्लस XB। तो दोनों की वैल्यू रख दें आप,
0.19 प्लस 0.9 अप्रोक्स आपके पास में आ जाएगा 0.99, जो भी होगा दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसको आप अच्छे से देख लें। ऐसे कोई सा भी आएगा तो हमको ये फॉर्मूले तो हमारे पास अवेलेबल हैं जो न्यूमेरिकल हैं उनमें, और ये आपको दिया रहेगा WA WB, और उसका फॉर्मूला देखकर हमको MA और MB फाइंड करना है। इनकी हेल्प से हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। और उसके बाद हम नंबर ऑफ मोल्स के बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, उसकी हेल्प से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों हम फाइंड कर सकते हैं। और सॉल्यूशन का अगर पूछा हो तो लास्ट वाली स्टेप से x = XA + XB, तो सारी प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से कोई से भी न्यूमेरिकल करना है, आपको जो डाउट बने उनका भी हम सॉल्यूशन कर देंगे। किसी को डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप नोट्स जब डाउनलोड करेंगे उसमें जो भी आपको डाउट है वो डाउट भी हम आपके सॉल्व कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आप देखें इस पर, यहाँ पर अगला देखिए हमारी 3 चीज़ें हो चुकी हैं। अब चौथा जो पॉइंट से है, राउल्ट्स लॉ एंड इट्स डेरिवेशन, कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है और इसका डेरिवेशन क्या है। 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डायरेक्ट इसका क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रूव दैट, जो भी निकलेगा हमारे पास आंसर, और इसकी थ्योरी भी आ सकती है। जब आप PDF के फॉर्म में नोट्स देखेंगे आपको दोनों तीनों डिजाइन से, मतलब जिस टाइप से भी क्वेश्चन आए हुए हैं उस टाइप से आपको उसमें नोट्स में PDF में मिल जाएगा। चलिए हम सबसे पहले आप देखते हैं हमारा 4th नंबर का जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है राउल्ट्स लॉ और उसका डेरिवेशन। मैं आपको एक छोटा सा, पहले आप समझ लीजिए, P अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास में रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या रहेगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। PA = रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और XA = रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब जो लॉ है उसकी बात को समझिए कि उसका लॉ क्या कहता है। राउल्ट के लॉ में 2 कंडीशन है यहाँ पर, कि एक तो बात करें हम टेम्परेचर की, तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। कैसा रहेगा? कांस्टेंट। और जो सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा नॉन वोलेटाइल। कैसा रहेगा? नॉन वोलेटाइल। तो राउल्ट ने क्या किया था? कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, उसके वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के ही मोल फ्रैक्शन, इन तीनों में रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हुए, रिलेशन को शो करते हुए एक लॉ दिया जिसे हम कहेंगे राउल्ट्स लॉ। देखिए बहुत ही सिंपल है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखिए यहाँ पर कौन क्या है ये आपके सामने शो कर दिया गया है ताकि आप बेहतर तरीके से उसको समझ सकें। 2 चीज़ें या 2 कंडीशन है राउल्ट्स लॉ की। एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और जो सॉल्यूशन रहेगा वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन रहेगा हमारे पास में। तो देखिए लॉ बहुत ही सिंपल है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन at constant temperature the vapor pressure of non volatile solution is equal to vapor pressure of solvent and it is directly proportional to mole fraction of solvent। ये राउल्ट लॉ है, बहुत ही सिंपल। एक बार फिर से देख लीजिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर
द वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये लॉ है उसका, ये उसका लॉ है। अब अगर आगे हम बात करते हैं, Hence P is equals to PA directly proportional to X है। वेयर आपको बता दिया है कि कौन क्या है। यहाँ पर P वेपर प्रेशर है, PA वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है, X से मोल फ्रैक्शन है। अब अगर हम बात करें ओनली फॉर सॉल्वेंट, ओनली फॉर सॉल्वेंट, तो जब सॉल्वेंट की बात करेंगे तो सॉल्यूशन यहाँ से हट जाएगा। PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो PA इज इक्वल्स टू हो जाएगा K इंटू XA, इक्वेशन नंबर 6। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर हम बात करते हैं इफ अगर PA इज इक्वल्स टू P नॉट A हो, क्या हो? P नॉट A एंड XA इज इक्वल्स टू क्या हो? 1 कंसीडर करें हम, देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो देखिए PA के प्लेस पे क्या आ जाएगा? P नॉट है, P नॉट A इज इक्वल्स टू K इंटू X के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 1, तो P नॉट A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास में क्या हो जाएगा? 3rd। देखिए बहुत ही सिंपल है। अब आगे की अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, तो देखिए PA इज इक्वल्स टू इस K के प्लेस पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, P नॉट A इंटू X। इक्वेशन नंबर हमारे पास में आ गई 4। हैंस प्रूव, ये हमारे पास में हैंस प्रूव, ये राउल्ट लॉ है। आप अगर ऐसा नहीं लिखना चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन सेकंड। ये राउल्ट लॉ का डेरिवेशन है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट P इज इक्वल्स टू P नॉट एन टू XA। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे हमने इसको डिफाइन किया था वैसे हम किसको डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास में क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। हैंस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका राउल्ट लॉ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था राउल्ट लॉ और उसकी इक्वेशन। तो इसको भी डिफाइन कर सकते हो और यहाँ पर भी वेयर अगर आपकी मर्जी हो तो आप लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू क्या है, P नॉट इज इक्वल्स टू क्या है, हमारे पास में लिखा हुआ है, और X इज इक्वल्स टू क्या है। तो यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वेयर P नॉट इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और P इज इक्वल्स टू हमारे पास में लिखा हुआ है क्या है, और XA हमारे पास में लिखा हुआ है क्या है। तो इस टाइप से ये राउल्ट्स लॉ जो है ये कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास में है, देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और इसके टाइप, ये इसके एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज़
दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसमें प्रेजेंट सोल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? सोल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती है, उसके नेचर पर नहीं। किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती, उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर। जो नेचर पर डिपेंड नहीं करे, उसके पार्टिकल पर डिपेंड करेगी, उसे हम कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास जनरली 3-4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। नंबर 1 है हमारे पास में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। उसके बाद दूसरी अगर हम बात करते हैं तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगली अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में रहेगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा हमारे पास में रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। स्टूडेंट्स, ये 4 जनरली देखा जाए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं और इन सबके हमको डेरिवेशन करना है। और ये जो चारों प्रॉपर्टी हैं ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। आपको ऐसा ध्यान रखना है। तो चलिए हम अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके टाइप हमने देख लिए हैं, अब हम इनके डेरिवेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अब हम? डेरिवेशन की। देखिए ये अगला जो है डेरिवेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हमको इसका डेरिवेशन फाउंड करना है, ऑब्टेन करना है। और इसके अलावा इसके 2-3 टाइप से और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब आप इसकी पीडीएफ देखेंगे तो इसमें दोनों तीनों टाइप के या 4 टाइप से अगर पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो चारों टाइप से ही ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है उसमें पीडीएफ में, आप जब पढ़ेंगे आपको मिलेगा। तो इसका डेरिवेशन हमको डिराइव करना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम देखते हैं, पहले अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा है, तो देखिए राउल्ट्स लॉ क्या होता है। वी नो दैट फ्रॉम राउल्ट्स लॉ राउल्ट्स लॉ। देखिए बहुत ही सिंपल है राउल्ट्स का लॉ। पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, राउल्ट लॉ है जो हमने उसका डेरिवेशन निकाला था वो है। अब आगे देखिए, बट वी नो दैट, हम ऐसा जानते हैं कि जो सम होता है मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, वो इक्वल होता है 1 के। x इज इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो हम
इसको, इस वैल्यू को, इस एक्स बी को इधर ले जाएंगे हम। तो देखिए ये एक्स ए इज इक्वस टू एक्स बी माइनस 1, हमारे पास एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इन दोनों का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 की। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि एक यहाँ पर थोड़ा सा जो मिसिंग पॉइंट है वो ये, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, वरना कंफ्यूज कर देगा ये आपको। तो देखिए मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों का जो टोटल सम है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। अब एक्स ए तो सेम है, एक्स बी और इसको हम इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते पुट द वैल्यू ऑफ एक्स ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये यहाँ पर आ जाएगा पी ए इज इक्वस टू पी नॉट ए, और इसके प्लेस पे, एक्स ए के प्लेस पे आप रखेंगे एक्स बी माइनस 1। अब देखिए पी ए इज इक्वस टू, इसका इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो पी नॉट ए एक्स बी माइनस, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा पी नॉट ए। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन फर्स्ट में। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट से अगर देखते हैं तो पी ए इज इक्वस टू पी नॉट ए, पी नॉट ए का इसमें मल्टीप्लाई किया एक्स बी में, तो पी नॉट एक्स बी, फिर इसका पी नॉट ए का वापस मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब हम इसको उठाकर उधर ले जाएंगे, ठीक है, और ये उधर की साइड जाएगा। देखिए थोड़ा सा, ये पी नॉट ए माइनस ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा पी ए इज इक्वस टू, हमारे पास में बचा है पी नॉट ए एक्स बी। अब एक्स बी को एक साइड कर लेंगे, या तो फिर इसको इसके अपन में ले आओ, माइनस ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। इक्वेशन नंबर 3, हेंस प्रूव। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको हम इधर लेके जाएंगे और ये जब इसके साइड होगा पी नॉट ए माइनस पी इज इक्वस टू, ये इतना बचेगा और इसमें से फिर हम ये इसको अपॉन में ले आएंगे। तो स्टेप से क्वेश्चन भी हो सकता है, एक्स बी अगर आपको मालूम है तो यहाँ पर क्या है, देखिए वेयर, स्टेप से हम लिख देंगे एक्स बी इज इक्वस टू है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, फिर ये पूरा का पूरा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये हमारे पास में है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इतने की कभी हम बात करते हैं, केवल इतना, ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये, ठीक है। उसके बाद पी नोट है, अगर आपको मालूम है राउल्स लॉ में हमने पढ़ लिया है कि पी नोट है यहाँ पर क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी नोट ए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रूव दैट मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या फिर प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसा भी पूछ सकते हैं। वो तो सारे टाइप, जितने टाइप से पूछा जा सकता है, आपको पीडीएफ जब आप पढ़ेंगे नोट्स उसमें से डाउनलोड करके तो आपको मिल जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, आप इसको देख सकते हैं कुछ पल के लिए, अगर आपको कुछ और समझना है इसमें से। स्टूडेंट, हमारा अगला जो टॉपिक है
वो है मोलिकुलर फॉर्मूला हमको डिराइव करना है, और किसकी हेल्प से करना है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की हेल्प से। मोलिकुलर फॉर्मूला नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। अब चारों हमको एम बी फाइंड करने हैं, मोलिकुलर फॉर्मूले फाइंड करने हैं, तो सभी की हेल्प से हम करेंगे। जो हमारे चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हम उनकी हेल्प से ही करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसकी हेल्प से हमको एम बी फाइंड करना। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली बात कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का इक्वेशन क्या है, तो देखिए हमने देखा हुआ है, वी नो दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर स्टूडेंट देखिए बहुत ही सिंपल है, हमने अभी डेरिवेशन जस्ट फाइंड किया था। एक्स बी इज इक्वस टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमने अभी फाइंड किया था जस्ट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी इज इक्वस टू होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, इक्वेशन नंबर सेकंड। एक्स बी इज इक्वस टू ये होता है, मोल फ्रैक्शन में हमने पढ़ा है। अब आगे की बात करते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इस एक्स बी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे हम, तो एन बी इज इक्वस टू एन ए प्लस एन बी इज इक्वस टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन, इक्वेशन नंबर थर्ड। इफ अब हम कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि हमको मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्म मतलब एम बी चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट, ये क्या मानते हैं हम? डब्ल्यू बी। ऐसे कैसे वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये हम क्या लेते हैं? डब्ल्यू ए। मास ऑफ सॉल्यूट ये हम लेते हैं एम बी। और ऐसे कैसे मास ऑफ सॉल्वेंट ये हम लेते हैं। ये चार चीज़ें हमने कंसीडर कर ली, और मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, सॉल्यूट के लिए हमको बी वर्ड यूज़ करना है, वो चाहे एम के बेस में आए या डब्ल्यू के बेस में आए। सॉल्वेंट के लिए ए वर्ड का यूज़ करना है, वो चाहे एम ए हो या फिर एम बी हो। अब चाहे तो 1 और 2 ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं। अब हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, या तो हम जानते हैं वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू होता है W अपॉन m। तो ऐसे कैसे एन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये हम कंसिडर कर सकते हैं। अब बात आती है इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने की। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, देखिए इक्वेशन थर्ड है और एन बी एन ए ये वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल है, हम इसको यहाँ पर रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एन बी के प्लेस पे हम रखेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन एम ए नहीं है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज इक्वल टू वापस पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ये क्वेश्चन नंबर क्या जाएगा हमारे पास? 4। देखिए स्टूडेंट कुछ भी नहीं किया, बहुत ही सिंपल है। हमने एन बी एन ए और एन बी की जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसको हमने इक्वेशन थर्ड में रखा है। तो एन बी इज इक्वल टू हमने रखा है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये रख दिया। वापस एन ए की वैल्यू हमने पुट की है और एन बी की पुट की है। अब होता क्या है, इक्वेशन 4 की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, इसकी कंपेयर में डब्ल्यू बी अपॉन एम बी,
इसकी वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल होती है ना। मतलब बात इसकी करें हम W/ma, इसकी कंपेयर में ये नेग्लिजिबल होता है। कौन? WB/mb। तो इसको हम छोड़ देंगे जब अगले इक्वेशन लेंगे, ठीक है। ये आप कंडीशन ध्यान रखें। इन दोनों की अगर कंपेयर करते हैं तो इसकी वैल्यू बहुत बड़ी और इसकी बहुत छोटी, तो इसको हम छोड़ देंगे अब इक्वेशन 4 में। अगली नेग्लिजिबल है इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। तो इक्वेशन 4 में फिर क्या हो जाएगा? हमारे पास बचेगा WB/mb अपॉन WA/mb इज इक्वल्स टू बचेगा P0A माइनस PA अपॉन P0A। चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। अब मल्टीपल करेंगे तो हम MA इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास में, MA इंटू WB अपॉन MB इंटू WA इज इक्वल्स टू P0A माइनस PA अपॉन P0A। स्टूडेंट्स अब डायरेक्टली अगर हम बात करते हैं तो हमको फाइंड करना है MB, डायरेक्टली स्टेप, कोई टेंशन वाली बात नहीं। MB हम इधर ले आए। अब हमारे पास में जो बचेगा वो ये रहा, MA इंटू WB इंटू P0 है, MA इंटू WB इंटू P0A अपॉन हमारे पास यहाँ पर बचेगा ये WA और हमारे पास में बचेगा P0A माइनस P। ठीक, ये हमारे पास में इक्वेशन है, मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये हमारे पास में देख लीजिए, इसको बहुत ही शानदार फार्मूला है और सिंपल है, कोई आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है तो इसमें से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 3 नंबर का, तो इतना बड़ा फार्मूला मेरे हिसाब से शायद ही 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाए, और अगर पूछते भी है तो ये बहुत ही सिंपल है, कोई टफ नहीं है आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए। ओके स्टूडेंट, अब अगले टॉपिक की हम बात करते हैं। एक और बात मैं क्लियर कर दूं आपको, वेयर करके अगर यहाँ पर बताना हो तो आप बता सकते हैं ना। ये तो प्रूव हो गया हमारे पास कि MB क्या है, MA क्या है, P0A क्या है, PA क्या है, सारी चीज़ें हम पीछे देख चुके हैं कि क्या है ये कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला देखिए वापस से हमारे पास में क्या कंडीशन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला वापस हमको फाइंड करना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, लेकिन किसी की हेल्प से। ये हमको फाइंड करना है इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसकी हेल्प से। यहाँ पर भी हमने फाइंड किया था, लेकिन किसकी हेल्प से किया था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हमें फाइंड करना है लेकिन किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन भी 3-4 टाइप से एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोलैलिटी, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, इस टाइप से पूछा जा सकता है। जितने भी टाइप से पूछा जा सकता है, मैं बार बार उसी चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि आपको PDF में 3, 4, 5 टाइप के जब आप नोट्स पढ़ेंगे, जितने टाइप से पूछा गया है उतने टाइप से पूरे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। यहाँ पर केवल एक एक क्वेश्चन में शो कर रहा हूँ। यहाँ पर इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले तो उसको देखिए। सबसे पहली बात कि जब आप किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसको आप किस में मिक्स कर देते हैं, सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट
एडेड इन अ सॉल्वेंट या मिक्स इन अ सॉल्वेंट, देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेज, दिस इज कॉल्ड इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है कि जब हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, इसे हम कहेंगे इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी बी से। टी का मतलब टेम्परेचर, डेल्टा का मतलब होता है चेंज और बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट का चेंज। कब? जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा टी बी से। देखिए इसका सिंपल सा मैं आपको और एग्जांपल बता दूँ। जैसे वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 100। क्या होता है? 100। लेकिन जब हम इसमें कोई सा भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है मतलब वाटर का, ये 100 से ऊपर हो जाएगा। 100 से क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। वो है इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग। क्लियर है? अब देखिए इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को शो करते हैं डेल्टा टी बी से। ठीक, तो डेल्टा टी बी, वी नो दैट डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। वैसे जनरली कभी देखा जाए तो और भी आपको बेहतर तरीके से करना है तो आप इसको नाम दे सकते हैं यहाँ पर डेरिवेशन। We know that elevation of boiling point is directly proportional to molality। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? के बी इंटू एम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर आपको मालूम है डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एम इज इक्वल्स टू यहाँ पर है मोलेलिटी, और के बी इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है? ये के बी एक कांस्टेंट है जिसे मोलल इलेवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? मोलल इलेवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट, मोलल इलेवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट, या फिर इसका एक और नाम है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो जनरली स्टूडेंट्स ध्यान रखें आप, एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, व्हाट इज मोलल इलेवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट, मोलल इलेवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट या फिर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, कि जब हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मतलब 1 ग्राम 1000 ग्राम मतलब 1 kg सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, जिसे इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसके आगे की बात करते हैं, बट वी नो दैट फ्रॉम मोलेलिटी, मोलेलिटी, तो देखिए m इज इक्वल्स टू होता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड। तो डायरेक्टली बस बहुत ही सिंपल है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट एंड सेकंड देखिए यहाँ पर टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। एक तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर हमको एम बी फाइंड करना है तो एम बी को आप अलग कर लीजिए, एम बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। ये इक्वेशन होगा हमारे पास। हैंस प्रूव।
ठीक है स्टूडेंट्स, एक हमने मोलिकुलर मास का फॉर्मूला निकाला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की हेल्प से। एक हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से, ये आपके सामने। तो ऐसा भी आ सकता है, प्रूव दैट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे जैसे हम सोल्यूट को बढ़ाएंगे तो Kb की वैल्यू भी डेल्टा Tb की वैल्यू में भी क्या होगा, चेंज होगा। मतलब ये सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए ये भी एक प्रॉपर्टी कैसे होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और वेयर करके अगर आपको लिखना है स्टूडेंट्स तो आप लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है, Mb क्या है, Wb क्या है, Wa क्या है, डेल्टा Tb क्या है, Kb क्या है, सारी आपके पास अवेलेबल है, नोट्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे की कभी हम स्टूडेंट्स बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो वो हमारा है मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करना, लेकिन किसकी हेल्प से, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, उसकी हेल्प से हमको मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करना है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से। और ये अप्रोक्स इससे मिलता जुलता है, थोड़ा सा केवल चेंज होगा स्टूडेंट्स, और वो कहाँ पर होगा मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा जो चेंज होगा वो डेल्टा Tb जो है, इसके प्लेस पर हमको डेल्टा Tf और Kb के प्लेस पे Kf, बाकी पूरा का पूरा यहाँ पर सेम रहेगा। थोड़ा सा अरेंजमेंट मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। सिंपल सा है, उसी की डेफिनेशन कि जैसे कि जब हम किसी भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किस में मिक्स करें, अगर हम सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, वो डिक्रीज हो जाता है। व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन अ सॉल्वेंट, एडेड इन सॉल्वेंट, देन vapor pressure of solvent decreases. This is called the depression of freezing point. और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम डिनोट करेंगे डेल्टा Tf से। F का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और T का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस में कन्वर्ट होता है, आप सभी जानते हैं फ्रीज होता है। अगर हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो ये 0 पर फ्रीज नहीं होगा, उससे भी कम टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं मोलिकुलर फॉर्मूले के लिए, तो आप देखें उसको। वी नो दैट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। डेल्टा Tf इज इक्वल्स टू Kf इंटू m, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वेयर, अब आपको बता दूं जानकारी के लिए, सेम कंडीशन है, डेल्टा Tf जो है यहाँ पर है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। m इज इक्वल्स टू यहाँ पर है मोलेलिटी, क्या है यहाँ पर, मोलेलिटी। और Kf ये हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है, जिसे मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट हम इसे, मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट, या फिर आप इसका एक और नाम दे सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। कि जब हम किसी भी सॉल्वेंट, मतलब 1 kg सॉल्वेंट में 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसे हम कहेंगे मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बट सेम कंडीशन, मोलेलिटी मतलब m इज इक्वल्स टू क्या होता है, Wb इंटू 1000 अपॉन Mb इंटू WA, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए डेल्टा
टी एफ इज इक्वस टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। एम बी फाइंड करना है तो एम बी को आप इधर ले आइए। एम बी इज इक्वस टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। ये हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, हैंस प्रूव्ड। तो ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आप जब पढ़ेंगे नोट्स में आपको मिल जाएगा। और वेयर करके आपको जो भी शो करना हो आप शो कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। बिल्कुल सेम है, मोलैलिटी एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दोनों की इक्वेशन सेम है। बस चेंज जहाँ पर डेल्टा टी बी है वहाँ पर डेल्टा टी एफ आएगा, और जहाँ पर के बी है वहाँ पर के एफ आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला था। किसकी हेल्प से? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब आगे अगर हम बात करते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करना है नो ऑर्बिटल सॉलिड के लिए, लेकिन किसकी हेल्प से? ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से। किसकी हेल्प से फाइंड करना है हमको? ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो अगले फॉर्मूले की हम बात करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, सबसे पहली बात क्या होता है कि ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को अपोज करता है। किसको अपोज करता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस प्रोसेस को अपोज करता है, रोकने का काम करता है, उसे हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको डिनोट करते हैं हम पाई से। तो वी नो दैट पाई इज इक्वल्स टू होता है सी आर टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट C इज इक्वल्स टू होता है एन बी अपॉन वी। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इस वैल्यू को आप वहाँ पर रख देंगे। तो पाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन बी अपॉन वी आर टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस v को यहाँ पर हम ले आएंगे। तो पाई वी इज इक्वल्स टू एन बी आर टी। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास में? 3rd। बट एन बी इज इक्वल्स टू क्या होता है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4 या पुट द वैल्यू ऑफ एन बी इन इक्वेशन 3rd, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास बहुत ही सिंपल है, पाई वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू सी नहीं आएगा यहाँ पर आएगा आर इंटू टी। एम बी को इधर ले आएंगे, दोनों वैल्यू आप इधर कर देंगे। तो एम बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन पाई इंटू वी। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5, हैंस। और वेयर करके आप लिख सकते हैं, आपको मालूम है एम बी मतलब मास ऑफ सॉल्यूट है, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट है, वी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तीनों चीज़ें आपको मालूम है। टी इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन है। हमारे पास पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये सब आपको मालूम है। देखिए एम बी मास ऑफ सॉल्यूट है, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट है, वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टी टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, पाई हमें मालूम है ऑस्मोटिक प्रेशर है, और आर इज इक्वल्स टू हमारे पास बचता है गैस कॉन्स्टेंस, जिसकी वैल्यू 0.0821। ये हमको इसकी वैल्यू लिखना है। इसका अगर न्यूमेरिकल आता है जो हम सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल्स टू 0.0821। ये r की वैल्यू आप रखेंगे, या 1.89 भी होती है, लेकिन जब वो एनर्जी की बात हो जाएगी तब रखते हैं, या फिर 3.14 भी होती है। वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग, आपको जब नोट्स पढ़ेंगे अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वैल्यू मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स ये चारों टाइप से हमने एमबी निकाले। क्वेश्चन को आप एग्जाम में समझने की कोशिश करना।
कि molecular formula for non-volatile solute with the help of relative lowering of vapor pressure, with the help of elevation of boiling point, with the help of depression of freezing point, या फिर आपसे पूछा है with the help of osmotic pressure। तो 4 टाइप से आप कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद आगे की हम चर्चा करेंगे